एक आज नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। जो भी नए बंदे हैं उनको ये नहीं मालूम रहता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक स्पेसिफिक कैसे रहे। तो आज की सीरीज जो भी है स्टार्ट करने वाला हूँ। इस सीरीज़ के अंदर मोस्टली 2-3 वीडियो आएंगे और उसके बाद नई सीरीज देखते हैं। ऑप्शन चेंज रहा है, डेरिवेटिव की सीरीज बाकी है, लेकिन कुछ टाइम नहीं मिलने के वजह से वो सीरीज़ बेसिक ही रह गई है, इनकम्प्लीट रह गई है। लेकिन आगे जाके वो डेरिवेटिव की सीरीज़ भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट करते। अभी मैं देख रहा था, मैं खुद ही मेरे स्टॉक सिलेक्शन देख रहा था, स्टॉक फिल्टर कौन से होते हैं। तो मुझे पता चला कि चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाते हैं और जो भी नए बंदे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा एक कुछ तो लर्निंग स्टेप्स रहेगा। मेरे चैनल के ऊपर आप सभी को कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा कि ये स्टॉक बाय करो, ये स्टॉक सेल करो। मेरे चैनल के ऊपर यही रहेगा कि आपका लर्निंग प्रोसेस कैसे इम्प्रूव करें। तो मेरा मोटिव वही है कि लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव करने के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मेरे जो भी बाय सेल सिग्नल रहते हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ रहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है मेरे एंड से। तो आज क्या करेंगे हम, तो आज मैं जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का खुद का एक अकाउंट है और उस ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट के अंदर मैंने खुद से ही एक इंडिकेटर लगाया है। आपको जो भी लाइन दिख रही है, ब्लू, ब्लैक, रेड, ये सारी लाइन एक मूविंग एवरेज है। तो मेरे स्टॉक सिलेक्शन के अंदर भी मैं मूविंग एवरेज को थोड़ा प्रायोरिटी देता हूँ। मूविंग एवरेज छोड़ के मैं RSI को भी प्रायोरिटी देता हूँ और जो भी स्टैंडर्ड है सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको भी प्रायोरिटी देता हूँ। तो फिलहाल आज के वीडियो के अंदर हम एक ही इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, मूविंग एवरेज। तो आप सभी को पता होगा कि मूविंग एवरेज क्या है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अगर मैंने 5 मूविंग एवरेज लिया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 लिया या सिंपल मूविंग एवरेज 5 लिया, तो वो मूविंग एवरेज क्या करता है कि पिछले 5 दिनों का स्टॉक प्राइस का जो भी स्टॉक है उसकी प्राइस का एवरेज निकालता है और उसके हिसाब से वो इंडिकेटर प्लॉट करता है। तो यहाँ पे आप कितना भी सिंपल मूविंग एवरेज ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 400 ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर, आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर ये डिसाइड होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक मैं 2-4 टाइप के मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। तो उसमें से एक है, मैं 30 और 50, ये 2 मूविंग एवरेज मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आप भी यूज़ करिए। आपके एनालिसिस के ऊपर, आपके स्टडी के ऊपर, आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर ये रहेगा। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप 30 और 50 यूज़ करिए, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ 30 और 50। वैसे तो फ़िलहाल मैं मोस्टली यहाँ पे मैंने ये बना दिखा है। जो भी अपना जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है टिक्स जी। तो यहाँ पे आप अगर चार्टिंग के ऊपर जाओगे ना, तो यहाँ पे मैंने खुद से बनाए हुए आपको मूविंग एवरेज दिखेंगे, टिक्स जी, टिक्स जी, टिक्स जी। ये इतने सारे जो भी मूविंग एवरेज बनाए हुए हैं ये मैं खुद पर्सनली रेफर करता हूँ और इसमें से अगर कुछ स्टॉक सिलेक्ट हो जाता है तो उस स्टॉक सिलेक्टेड को मैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर मॉनिटर करता हूँ। तो आज का वीडियो का वही टॉपिक है कि आप खुद से ही अपना एक इंडिकेटर बना सकते हो चार्टिंग के ऊपर, और वो कैसे बनाते हैं मैं भी एक इंडिकेटर बना के दिखाऊंगा। लेकिन जो भी नए बंदे हैं उनको अगर नहीं मालूम कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या रहता है, इसकी वजह से मैंने एक ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल ओपन किया है। तो अभी हम स्टॉक सिलेक्ट कैसे करेंगे वो तो हम चार्टिंग से पता करेंगे, लेकिन अगर स्टॉक सिलेक्ट किया तो उसके ऊपर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, स्टॉक बाय करना या सेल करना, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसकी वजह से मैंने चार्टिंग का टर्मिनल ओपन किया है। तो अभी मान लीजिए ये जो आपको जो ग्रीन लाइन दिख रही है, अगर ये ग्रीन लाइन सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 की है और ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये अगर ये मैंने सपोज किया 50 की है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा, जब जब
ये ग्रीन लाइन इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तब, और एक नई कैंडल इस ग्रीन लाइन के ऊपर बनेगी, तब हम इसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे और इसको एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना हम मॉनिटर करेंगे कि ये इसके प्राइस मूवमेंट कैसे रहती है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर इसकी प्राइस मूवमेंट कैसे रहती है। तो 1 महीना ऑब्जर्व करिए। और ये हम बाय कब करेंगे, तो फिर ये भी एक सवाल आता है। तो हम बाय कब करेंगे, जब ये ग्रीन लाइन इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी और जब एक नई कैंडल इस ग्रीन लाइन के ऊपर बनेगी तो हम उसको क्या करेंगे, वॉच लिस्ट के अंदर डालेंगे। और नेक्स्ट डे को अगर नेक्स्ट डे की कैंडल इस कैंडल के ऊपर बनने की कोशिश कर रही है तो हम उसको बाय करेंगे। समझी बात? मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर ने इस टाइम 30 मार्च को ये टाटा मेटालिक्स शॉर्ट किया, मतलब फिल्टर किया, तो फिल्टर करने के बाद मैंने तुरंत अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया इसको, और मैंने देखा कि यहाँ तक ही है। अभी मान लीजिए कि ये चार्ट इतना ही है, यहाँ पे इतना ही बना हुआ है। अगर आपने अपने वॉच लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दिया तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि ये ग्रीन लाइन के ऊपर बना है और 50-50 मूविंग एवरेज जो भी है ब्लैक लाइन वो 30 मूविंग एवरेज के नीचे है। मतलब यहाँ पे स्टिल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो हम इसको आइडेंटिफाई किया, तो अब इसको लेंगे कैसे, तो इसको ऐड करिए और नेक्स्ट डे, अगर नेक्स्ट डे इसका जो क्लोजिंग बॉडी है, अगर इसके क्लोजिंग बॉडी के ऊपर नेक्स्ट डे की बॉडी बन रही है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये पिछले दिन की कैंडल है और ये नेक्स्ट डे की कैंडल, इसकी क्लोजिंग बॉडी कहाँ पे है, अभी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है 793 की इसकी क्लोजिंग बॉडी है। अगर जब भी स्टॉक 793 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप उस दिन उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका एक बाइंग प्रोसीजर। तो अब अगर यहाँ पे आपने 31 मार्च को इसको बाय किया तो आप सेल कैसे करोगे, इसका एक थोड़ा सा प्रोसीजर है रिस्क रिवॉर्ड का। तो ये रिस्क रिवॉर्ड प्रोसीजर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोसीजर मैं बताता हूँ। अगर आपने यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर अगर आपने बाय किया तो इसको सेल कब करोगे, जब तक जितने भी सारे कैंडल इस ग्रीन लाइन के ये जो ग्रीन लाइन का जो मूविंग एवरेज है, इस ग्रीन लाइन मूविंग एवरेज के ऊपर बनती जाएंगी, तब तक आप इस स्टॉक को होल्ड करते जाएंगे। तब तक इस स्टॉक को होल्ड करिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और जब भी इस स्टॉक ने इस सिंपल मूविंग एवरेज जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको अगर ब्रिज किया, इसको ब्रेक करके नीचे कैंडल बनाने लगा, तब आप इससे एग्जिस्ट करिए। सिंपल एज इट इज सिंपल ये प्रोसीजर है सिंपल मूविंग एवरेज की। इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, आप रिस्क भी देख सकते हो और रिवॉर्ड भी देख सकते हो। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। देखिए ये स्टॉप लॉस इट्स अ माइंड गेम, ये स्टॉप लॉस माइंड गेम नहीं होना चाहिए। अगर आप जब भी किसी ट्रेड के अंदर एंट्री कर रहे हो तब आपका लॉस आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं इसके अंदर लॉस कितना बेयर कर सकता हूँ, तभी आप उस स्टॉक के अंदर एंट्री लीजिए। तब यहाँ पे मैं एक दिखाता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, मैंने यहाँ पे एक ये लगाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री ले ली 785 को, तो 785 का ये जो मेरा बाइंग पोजीशन है, 785 की एक मेरी बाइंग पोजीशन की रेंज है। होल्ड कितना दिन रखूँगा मैं इसको, ये तो ऊपर का नीला आकाश है, यहाँ पे जितना भी उसको भागना है उसको भागने दीजिए। और जब भी ये अपना बाय सेलिंग कंडीशन का कंडीशन मीट करेगा, जब भी ये अपना जो ग्रीन लाइन है उसको अगर ब्रेक करके नीचे गया, तब हम इसको सेल करेंगे। और जब तक ये ग्रीन सिग्नल के ऊपर है तब तक आप इसके अंदर बने रहिए, आपका पोजीशन पॉजिटिव में ही होगा, एम टू एम पॉजिटिव ही होगा। लेकिन मान लीजिए ये तो एक स्टैंडर्ड चार्ट दिख रहा है, ऐसे नहीं होता हर बार। अगर आपने मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री कर दी नेक्स्ट डे के अंदर और उसी नेक्स्ट डे के अंदर यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन गई,
तो आप घबरा जाओगे कि हाँ यार, मैंने तो यहाँ पे इस पिछले वाले कैंडल को देख के मैंने इसको बाय किया और नेक्स्ट डे मैंने बाय करते ही नेक्स्ट डे की कैंडल रेड बनी, तो अब मैं क्या करूँ। तो उसके अंदर बने रहिए। कब तक बने रहिए, आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर यहाँ पे आपने 785 को अगर बाय किया तो उसके नीचे जो भी ग्रीन कैंडल है, ये देखिए ये जो ग्रीन मूविंग एवरेज दिख रहा है आपको, ग्रीन मूविंग एवरेज, तो इस ग्रीन मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस बनाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ही बनाया है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने 785 को आपने बाय किया और उसके नीचे ही तुरंत 20 पॉइंट नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया 765 का। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का आपका रिस्क हुआ। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का रिस्क है। तो यहाँ पे जब भी अगर नेक्स्ट डे की कैंडल रेड बन के यहाँ पे 765 को टच करती है, आप एग्जिस्ट हो जाइए, यहाँ पे निकल जाइए स्टॉक से। बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऐसी कुछ बात नहीं है कि टाटा मेटल के अंदर ही आपको प्रॉफिट बनाना है। नेक्स्ट डे अंदर आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कीजिए, लॉस एक्सेप्ट कीजिए और नेक्स्ट डे के अंदर कौन सा फिल्टर स्टॉक होता है उसके ऊपर देखिए और उसको वॉच करिए। अगर आपको उसका ट्रेंड मालूम है, उसका बिजनेस मालूम है, तो उसके अंदर आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन रूल मस्ट बी रूल, यहाँ पे आपको रूल फॉलो करना है। यहाँ पे जब भी ये मूविंग एवरेज 30 डेज का मूविंग एवरेज 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है और उस 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल्स बन रही है, तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक के अंदर सम हाउ बुलिशनेस दिख रहा है। तो हमें अपना ट्रेंड पकड़ना है, बुलिश ट्रेंड पकड़ना है हमें। तो यहाँ पे हमने बाय किया और जब तक ये नई कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर बनती है, तब तक हम इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखेंगे। ओके, तो ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी मैंने एक अपना खुद का इंडिकेटर बनाया, यहाँ पे आप बना सकते हो। यहाँ पे आप जाके यहाँ पे बिल्स इन के अंदर आपको दिखने को मिलेगा कि मूविंग एवरेज अगर डाल दिया आपने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मूविंग एवरेज मिलेंगे। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज रिबन, बहुत सारे मिलेंगे। अब यहाँ पे जाके आप अपना खुद का भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल दिख रहा है, ये अभी तक मैंने फ्री टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। तब फ्री टर्मिनल के अंदर ट्रेडिंग व्यू ने 3 ही इंडिकेटर लगाने की परमिशन दी है। तो हम 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो अगर 3 इंडिकेटर लगाए तो मेरा चौथा इंडिकेटर कब लगेगा। तो अगर चौथा इंडिकेटर मुझे लगाना है तो मुझे बाय करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू। तो मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी सारे मूविंग एवरेज थे उसको मैंने एक कोड में डाला और उस कोड के हिसाब से मैंने तीनों मूविंग एवरेज को एक ही इंडिकेटर में लगा दिया। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी 3 इंडिकेटर बने हुए। 3 इंडिकेटर को मैंने कोड में मिला के एक ही इंडिकेटर क्रिएट किया। यहाँ पे एक मैंने इंडिकेटर लगाया, ये RSI है, ये भी मैंने खुद से कोड से लिया है। आप यहाँ से अगर RSI लेंगे तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड RSI दिखेगा, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड RSI का लॉजिक कोड में लिखा और उस कोड में एक सिंपल मूविंग एवरेज को भी डाल दिया। तो यहाँ पे मुझे RSI का डाइवर्जेंस भी पता चलेगा। मतलब क्या है कि फ्री टर्मिनल के अंदर आप खुद के इंडिकेटर, मतलब एक ही इंडिकेटर के अंदर 4-5 इंडिकेटर का लॉजिक डाल के एक सिंगल इंडिकेटर बना सकते हो। तो ये कैसे बनाना है ये भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो का सब्जेक्ट अलग है, तो ये इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे हम। तो चलिए, अपना वीडियो का सब्जेक्ट है कि जो भी नए बंदे हैं उनको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम मोस्टली जितनी भी सारी ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो चार्टिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। तो चार्टिंग का सॉफ्टवेयर बहुत जनों ने सुना भी होगा, उसको यूज़ भी कर रहे होंगे, लेकिन जो भी नए हैं उनको ये नहीं मालूम कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसके अंदर अपना खुद का इंडिकेटर कैसे लगाना है। तो मैं यहाँ पे वही बताने जा रहा हूँ कि आपका खुद का इंडिकेटर आप कैसे बनाओगे और इस इंडिकेटर से आप कैसे स्टॉक्स फिल्टर करोगे। तो फिल्टरिंग के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप कैसे अपना स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इंडिकेटर बनाया है। आप अगर यहाँ पे गए ना चार्टिंग के अंदर, तो आप यहाँ पे ये सर्च करिए टिक्स जी।
तो टिक्स जी के अंदर मैंने जितने भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर इंडिकेटर बनाई हैं वो आप यूज़ कर सकते हो फ्रीली। ये पूरा का पूरा फ्री सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे पेड भी है, लेकिन फ्री में ही इतना काफ़ी कुछ मिल जाता है हमें अपने एनालिसिस करने के लिए, तो पेड क्यों यूज़ करें। अगर हम 1-2 साल 3 साल एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाते हैं और कंटिन्यूस हमारा मंथ टू मंथ MTM ये पॉजिटिव में रह जाता है और हमें और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपकी बिगिनिंग जर्नी के अंदर ये आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मैंने बनाया हुआ है, इसका लॉजिक बताता हूँ मैं पहले। अब यहाँ पे आपको 30 दिख रहा है और यहाँ पे 50 दिख रहा है, तो ये 30 और 50 का लॉजिक क्या है, तो मैंने यहाँ पे आपको जो भी बताया वही है। अगर मान लीजिए ये 30 की लाइन है और ये 50 की लाइन है, तो इसका क्रॉस ओवर जब जब रहेगा, मतलब 30 लाइन जब जब 50 लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी और एक नई कैंडल उस क्रॉस ओवर के ऊपर बनेगी, तब हम यहाँ पे बाय करने की सोच सकते हैं। तो हम ये हमारा स्टॉक फिल्टर हुआ, तो उस फिल्टरिंग पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल बना दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लेटेस्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30, मतलब ये लेटेस्ट मूविंग एवरेज 30 क्रॉस्ड, किसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा, लेटेस्ट मूविंग एवरेज 50 को। मतलब ये अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब भी हम इस स्टॉक को हमारे वॉच लिस्ट के अंदर डालेंगे और उसको मॉनिटर करते जाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और ये जो भी बैक फिल्टर होके आए रिजल्ट ये फ्राइडे के हैं, आज तो संडे, तो ये फ्राइडे के क्लोजिंग के स्टॉक्स है कि जिन्होंने क्या किया है कि 30 मूविंग एवरेज उनका 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर बना हुआ है। तो मैं अभी ये आपको रियल टाइम है, मतलब फ्राइडे का मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये यहाँ से मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, दालमिया भारत शुगर, तो मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ दालमिया भारत शुगर। तो देखिए यहाँ पे बैठा, परफेक्टली बैठा। तो यहाँ पे क्या है ना कि 30 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये जो भी कैंडल बनी है वो 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है। ओके, तो मैंने इस दालमिया भारत को मैंने अपने वॉच लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे आगे कुछ भी कैंडल नहीं बनी है। मैंने पहले आपको यहाँ पे क्या है कि बना हुआ चार्ट दिखाया था, तो आप कहोगे कि हाँ बनाए बने चार्ट के ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो मैंने एक नया ही यहाँ पे जो भी फिल्टर होके स्टॉक आया है उसको ऐड किया। तो आगे ये देखिए यहाँ पे 6 अक्टूबर 5 अक्टूबर की कैंडल्स नहीं है, तो ये फ्राइडे क्लोजिंग की कैंडल है। तो अगर मान लीजिए ये तो स्टॉक मैंने फ़िल्टर करके लाया मेरे, मतलब चार्टिंग ने क्या किया, फ़िल्टर करके दिया मुझे। तो मैंने क्या किया, दालमिया भारत को अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। तो अब मेरा ये डिसीजन तो हुआ कि हाँ दालमिया भारत के अंदर मोमेंटम आ गया है, बुलिश मोमेंटम आ गया। तो मैं अब इसके अंदर एंट्री कब करूँगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, रिवॉर्ड कितना होगा। तो देखिए दालमिया भारत ऑलमोस्ट उसके लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। उसका लाइफ टाइम हाई इतना है 515 का। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री भी ले ली तो आपका कितना रिवॉर्ड बनेगा, 50 या 60 पॉइंट का रिवॉर्ड बनेगा। लेकिन रिवॉर्ड देखते समय आपको रिस्क भी देखनी है। तो आपकी रिस्क कितनी रहेगी, अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर दिया, अभी यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 444, तो 444 मार्केट प्राइस चल रही है। लेकिन मान लीजिए कि मंडे को एक गैप अप होके 450 460 इतना हुआ, तो आपको थोड़ा 50-20 रुपये महंगा ही पड़ेगा ये स्टॉक। आप एंट्री करते 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 अगर ये 15 पॉइंट 20 पॉइंट अगर ये ऊपर गया तो आपको 15 पॉइंट 20 पॉइंट ये महंगा ही मिला। तो अब एंट्री अगर 15-20 पॉइंट आपने एंट्री महंगी ले ली तो आपका रिस्क भी उतना ही हुआ, रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो क्या करिए, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, जब भी एक नेक्स्ट डे के अंदर जो भी कैंडल बनती है वो कैंडल पिछले कैंडल की जो भी बॉडी रहती है उस बॉडी को टच करने तो एक बार आएगा ही वो दिन भर। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर नेक्स्ट डे की कैंडल यहाँ पे बनी
नेक्स्ट डे की कैंडल यहाँ पे बनी, गैप अप, गैप अप, यहाँ पे कैसे बनी, यहाँ पे से 476 और फ्राइडे की क्लोजिंग कितनी थी 444, मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट ये आपको महंगा मिल रहा है। तो 30 पॉइंट महंगा मिल रहा है तो आप यहाँ पे तुरंत बाय करने की कोशिश मत करिए। जब भी नेक्स्ट डे की कैंडल गैप अप होके ऊपर जाती है तब वो दिन के दौरान कभी भी वो कैंडल पिछले दिन की जो बॉडी बनी है उस बॉडी को टच करने एक ना एक समय वो आ ही जाती है। तो नेक्स्ट डे की क्लोजिंग बॉडी कितनी है 444। तो आप क्या करिए, वेट करिए। अगर आपने इस वॉच लिस्ट के अंदर दालमिया भारत को ऐड किया और नेक्स्ट डे मंडे को ये 480 भी ओपन हो जाता है तो आप कहोगे कि यार मैंने तो इसको शॉर्ट लिस्ट किया था और ये नेक्स्ट डे के अंदर इतना ही 30 पॉइंट 35 पॉइंट ये बढ़ गया, तो अब मैं इसके अंदर एंट्री करूँ या ना करूँ। अगर आपने एंट्री कर दी उतने महंगे स्टॉक के अंदर, उतना गैप अप होने के बाद भी आपने अगर एंट्री कर दी तो आपका आरआर रेशो फिक्स नहीं बैठेगा। आरआर रेशो मतलब क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, मतलब आप रिस्क कितने ले रहे हो और आप रिवॉर्ड कितना ले रहे हो उसका कैलकुलेशन नहीं होगा वहाँ पे, और आपका जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस वो डैमेज हो जाएगा। आपको हर बार वही देखना है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना है आपको। तो मैंने ये जो भी ट्रिक बताई है ना, ये आप वॉच लिस्ट के अंदर डाल के इसको एक बार देख लीजिए। कोई भी स्टॉक अगर गैप अप होके नेक्स्ट दिन ऊपर जाता है तो वो उसी दिन पिछले दिन का जो भी क्लोजिंग बॉडी है उसको टच करने एक ना एक टाइम वो आ ही जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारे जो भी ट्रेडर कम्युनिटी है, इंट्राडे ट्रेडर कम्युनिटी, वो क्या करते हैं, खुलने के बाद तुरंत एंट्री कर देते बड़े अमाउंट से, और वो स्टॉक अगर 15-20 पॉइंट ऊपर जाता है तो उसी दिन उसको सेल ऑफ भी कर देते हैं, मतलब वो अपना प्रॉफिट बुक कर देते हैं उसी दिन, जो भी इंट्राडे ट्रेडर है। तो हम तो इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, हमारी सोच क्या है कि हम एक हफ्ता 2 हफ्ते इसके अंदर एंट्री करेंगे, तो हमारी मेंटेलिटी वो नहीं है। तो ये स्टॉक नीचे क्यों आता है, जो भी इंट्राडे ट्रेडर है अगर उनको 15 पॉइंट 20 पॉइंट मिल भी जाता है तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं। तो प्रॉफिट बुक करते समय वो क्या होता है, नीचे 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 पिछले दिन का जो भी बॉडी है क्लोजिंग बॉडी उसको टच करने वो आ ही जाता है। तो हमें क्या है कि हमें इंट्राडे ट्रेडर जो भी आपने भाई है इंट्राडे ट्रेडर, उनका प्रॉफिट बुक होने के बाद हमें एंट्री लेनी है। उनका जब तक प्रॉफिट बनता है उस दिन हम एंट्री नहीं लेंगे, और उनका प्रॉफिट बुक करते समय हमें एंट्री लेनी है। तो ये तो हुआ हमारा एंट्री पॉइंट। तो अब यहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा, एक तो क्या है कि जब तक ये कैंडल जो भी बनती है वो अगर हमारे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बनते 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 रहती है तब तक हम इस स्टॉक के अंदर रहेंगे। लेकिन एग्जिस्ट कब करेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा कि पिछले दिन का जो भी क्लोजिंग बॉडी का जो भी रेंज है, ये देखिए यहाँ पे पिछले दिन की क्लोजिंग बॉडी का बॉटम, यहाँ पे देख सकते हो आप पिछले दिन के क्लोजिंग बॉडी का बॉटम यहाँ पे आपको 410 दिखाएगा। मतलब ये स्टॉप लॉस नहीं है। ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मेरे कहने की मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने नेक्स्ट डे यहाँ पे बाय किया और तुरंत उसी दिन प्रॉफिट बुक करके वो अगर नीचे आया तो आप तो कहोगे कि मैंने तो यहाँ पे एंट्री कर दी, बाय की एंट्री कर दी और यहाँ पे स्टॉक मैंने बाय करते ही वो नीचे आ गया, तो मैं अब क्या करूँ, निकलूँ या रहूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये माइंडसेट गेम है। तो इस माइंडसेट गेम से हमें खेलते नहीं बैठना है। हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा और वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारा स्टॉप लॉस का रहेगा। तो हमें क्या करना है कि हमारा एंट्री करने से पहले हमारा स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है और हमारा रिवॉर्ड कितना है, रिस्क कितनी है और रिवॉर्ड कितना है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की और उसी दिन वो अगर नीचे आया उसी दिन, तो आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको उससे निकल जाना चाहिए। ओके।
हाँ बोलिए। हेलो, सॉरी एक कॉल आया था। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस कौन सा मेंटेन करना है? जो भी 50 मूविंग एवरेज का जो भी है यहाँ पे आता है। ये देखिए, अगर आपने ब्लैक सपोज किया तो यहाँ पे आपको दिखाएगा ब्लैक में कि उस डे का ब्लैक का रेंज कितना है, 416। तो आपका 416 का आपका स्टॉप लॉस होगा और रिवॉर्ड आपका यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो ये कितना है, 521 का। तो आपने एंट्री कर दी 444, आपका रिवॉर्ड है 520 और आपकी रिस्क है 416 की। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है आपको। तो ऐसे आप एंट्री कर सकते हो और यहाँ से आप ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी नया इंडिकेटर बनाना है मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की कोशिश करिए। लर्निंग प्रोसेस ऑलवेज चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ टिप्स नहीं दे रहा हूँ। आपकी लर्निंग प्रोसेस के अंदर आपको और कुछ सीखना है, अगर आपको चाहते हो कि मुझे ये सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि हमें और इसके ऊपर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना के लाऊंगा। तो तब तक के लिए आप बैक टेस्ट कीजिए और आपकी सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।